गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो आज आपका डायनेमिक्स में जो सेक्शन सेकंड है ना वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड सेक्शन और चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसमें पांचवा और छठा दो चैप्टर करेंगे। 5th को कंप्लीट कर लेना और 6th की इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कर लेना, उन्हीं से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 5.1 एक्सरसाइज से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन दे रखी हैं। हो सकता है ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें ना पूछे, लेकिन 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन उसमें पूछ सकता है या कई पार्ट दे दे। तो पहले लिखा हुआ मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्स। ठीक है, जस्ट एक लाइन ही बताई है भाई, उसमें जो क्वांटिटी मैटर जो कंटेन होती है बॉडी में उसे मास बोलेंगे। फिर यूनिट ऑफ मास इन FPS का मतलब होता है फुट पाउंड सिस्टम में यूनिट ऑफ मास इज पाउंड, एंड CGS सिस्टम में यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, एंड इन MKS सिस्टम जो SI सिस्टम नॉर्मली जो चलता है स्टैंडर्ड सिस्टम SI सिस्टम होता है उसमें यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। मास की 3 यूनिट है, किसमें FPS सिस्टम में तो पाउंड से मेजरमेंट करेंगे, CGS सिस्टम में ग्राम से मेजरमेंट करेंगे और SI सिस्टम में किलोग्राम से मेजर करेंगे। मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रोसेस्ड बाय द बॉडी। मींस मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। जब मोमेंटम निकालना हो तो मास को m से रिप्रेजेंट कर दिया, वेलोसिटी को v से, तो मोमेंटम हो गया m इंटू वी। तो मास की और वेलोसिटी की यूनिट लिख देना। तो मोमेंटम की FPS सिस्टम में तो यूनिट ही होंगी पाउंड फुट पर सेकेंड। पाउंड तो मास की होगी, और वेलोसिटी के लिए जैसे मीटर पर सेकेंड होती है SI सिस्टम में, FPS सिस्टम में क्या होगी फुट पर सेकेंड। CGS सिस्टम में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ग्राम तो मास के लिए और वेलोसिटी के लिए सेंटीमीटर पर सेकेंड। और CGS सिस्टम में किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम तो मास के लिए और मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के लिए। MKS सिस्टम या SI सिस्टम। फोर्स इज एन एजेंट विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। क्या है? फोर्स वो एजेंट है विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, जो चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश जरूर करे। किसको? स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मतलब बॉडी रेस्ट में है तो उसे मोशन में लाने की कोशिश करेगा, और मोशन में तो उसे रेस्ट में लाने की कोशिश करेगा। क्लियर है? पहले पेज पे स्टार्टिंग में कुछ डेफिनेशंस बताई हैं। नाउ नेक्स्ट अगला जो दे रखा है वो सुनो। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, every body continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is acted by some external force to change its state, compelled by some external force to change that state। मतलब कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी और मोशन में तो मोशन में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ याद हुई है? क्या बताइए कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे। Thus, according to first law, a body has no tendency of itself to change its state of rest or of uniform motion as long as no external force acts upon it. It is also called the law of inertia। मतलब कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी जब तक उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। मतलब जड़त्व का सिद्धांत है ना, हिंदी में जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट एक लाइन याद रखनी है कि रेस्ट में तो रेस्ट में और मोशन में तो मोशन में, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत सारे फोर्सेज हैं, तो उनकी वजह से फ्रिक्शन वगैरह, उनकी वजह से एक स्टेट के बाद जाके वो कुछ समय के बाद रेस्ट पे आ जाती है। लेकिन उन सभी फोर्सेस से फ्री कर दिया जाए तो जब तक और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो बॉडी मोशन में तो मोशन में ही रहेगी और रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? डेफिनेशन तो ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्प्रेस्ड फोर्स। जैसे फोर्स ये हो गया तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज dy/dt ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी, एंड टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब डेफिनेशन पूछे तो ये लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स या इम्प्रेस्ड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, या फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, dy/dt ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम होता था मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो नेक्स्ट पेज पे इसका डेरिवेशन करके एक नई डेफिनेशन और बनाएगा सेकंड लॉ की। क्या वो सुनिए। Let an external force P act on a mass m moving with the velocity v, then according to second law of motion, P is proportional to rate of change of momentum। ठीक है, proportional to d/dt of mv। मोमेंटम हो गया मास इनटू वेलोसिटी।
अब इसका डेरिवेट देखो, प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, उसका नाम के रख दिया, तो P इज इक्वल टू के इंटू डी बाई डी टी ऑफ एम वी। समझ आ गई ना, डेफिनेशन अप्लाई करिए। ये तो हो गया इम्प्रेस्ड फोर्स और प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम हो गया एम वी, उसका डेरिवेटिव इसके प्रोपोर्शन में होगा। अब प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आ गया, उसका नाम के रख दिया, तो के तो बाहर लिख दिया, एम आ गया डीवी बाई डी टी, और डीवी बाई डी टी है ना, इसे हम क्या बोल देंगे, एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है डीवी बाई डी टी, उसे क्या बोल दिया, एक्सेलरेशन, तो के इंटू एम एफ आ जाएगा, वेयर के इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच डिपेंड्स ऑन यूनिट्स ऑफ पी एंड एम एफ। ठीक है, ये के तो कॉन्स्टेंट है, मतलब कुल मिला के पी जो है ना वो इसकी इक्वल आ गया के एम इंटू एफ। ये उसने इक्वेशन नंबर 1 बोल रखी है। अब के की कैलकुलेशन और करेगा। यूनिट ऑफ फोर्स इज सो चूजन दैट इट प्रोड्यूसेस यूनिट एक्सेलरेशन बाई एक्टिंग ऑन ए यूनिट मास। मतलब मास भी यूनिट ले लिया, फोर्स भी यूनिट ले लो, एक्सेलरेशन भी यूनिट ले लो, तो क्या आएगी, पी की वैल्यू 1 लो, एम को 1 लिया और एफ को 1 लिया, ये सभी 1 ले लिए, तो ये 1 हो गया, ये 1 और ये 1, तो ये पुट करो तो के की वैल्यू 1 आ जाएगी, के को या 1 पुट कर दो तो पी इक्वल टू ये बन गया। तो ये हो गया फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसे भी हम न्यूटन सेकंड लॉ बोल देते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ, वैसे तो एक्चुअल डेफिनेशन वो थी कि इम्प्रेस्ड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लेकिन ये कैलकुलेशन करके हम यहां भी पूछ गए फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कि फोर्स इसके बराबर होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, एक्सेलरेशन को यहां मैप से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार एक्सेलरेशन के लिए ए यूज करेगा तो नोटेशन है, जो भी यू वेरिएबल यूज होगा उसके हिसाब से देख लेंगे, कर लोगे ना, कैलकुलेशन से की है भी पी प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम हो गया एम वी, इसका प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाया तो कांस्टेंट आ गया, उसका नाम के रख दिया। अब एम कांस्टेंट बाहर आएगा डीवी बाई डी टी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव करोगे तो एक्सेलरेशन आएगी, एक्सेलरेशन को एफ से रिप्रेजेंट कर दिया, और के कांस्टेंट को इस हिसाब से सिलेक्ट किया कि पी की वैल्यू 1 हो, एम की वैल्यू 1 हो और एफ की वैल्यू भी 1 हो। बाकी सब 1 ले लेंगे तो के की वैल्यू भी कितनी निकल जाएगी, 1, और के की जगह आप यहां पर 1 पुट कर दोगे तो पी इक्वल टू कितना बन के आ जाएगा, एम इंटू एफ, और पी हो गया फोर्स, तो फोर्स किसके बराबर हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है, किसके इक्वल आ गया बताइए, ये फोर्स है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन सेकंड लॉ से भी हम बोल देते हैं। फर्स्ट लॉ होगी, सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ तो क्या थी कि बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। सेकंड लॉ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू इम्प्रेस्ड फोर्स, मतलब P इज प्रोपोर्शनल टू डी बाई डी टी ऑफ एम वी। मोमेंटम एम वी होता है, उसका डेरिवेटिव करोगे, कैलकुलेशन करोगे, कांस्टेंट वगैरह को डिफाइन कर दोगे तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आ जाएगी। ये न्यूटन सेकंड लॉ है। थर्ड लॉ क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लॉ तो इतनी होगी, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बस एक लाइन याद रखनी है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फिर नीचे उसका मीनिंग बता रहे, एक्शन रिएक्शन किन्हें बोलेंगे। एक्शन वी मीन द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी, एंड रिएक्शन वी मीन दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड बॉडी ऑन द फर्स्ट बॉडी। जैसे फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे जो फोर्स लगा रही है उसे एक्शन बोल दिया, और सेकंड फर्स्ट पे जो लगाएगी उसके रिस्पॉन्स में उसे हम बोल देंगे रिएक्शन। दीज फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये फोर्सेज मैग्नीट्यूड में तो बराबर होंगे लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज का मैग्नीट्यूड बराबर लेकिन डायरेक्शन विल बी अपोजिट। जैसे नीचे एक एग्जांपल के द्वारा समझाया है, व्हेन ए बॉक्स इज प्लेस्ड ऑन ए टेबल द बॉक्स प्रेसेस द टेबल विद ए फोर्स mg डाउनवर्ड। ये बॉक्स है, इसके जो मास है वो m ले लिया तो इसका वेट कितना हो गया mg, तो डाउनवर्ड हो गया वो तो। एंड एज ए रिएक्शन द टेबल प्रेसेस द बॉक्स विद ए फोर्स r अपवर्ड, और अपवर्ड डायरेक्शन में ये हम रिएक्शन लेके चलते थे, जैसे नॉर्मल रिएक्शन भी बोला करते, तो ये अपवर्ड में होगी। r किसके इक्वल होगा, mg के, r इक्वल टू mg, बट r एंड mg एक्ट अलोंग कॉमन नॉर्मल इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब है तो वही नॉर्मल की डायरेक्शन लेकिन अपोजिट है, कॉमन नॉर्मल इन अपोजिट डायरेक्शन। जस्ट ये आप पढ़ ही चुके हो, पहले भी छोटी क्लासेज में आ चुका, बस बाई चांस ये डेफिनेशन पूछ लेना भी, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो उनके विषय में आपको फिर 8-10 लाइनें तो लिखनी ही पड़ेंगी, तो एग्जाम्पल दे देना। क्या न्यूटन थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ तो क्या है कि बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। सेकंड लॉ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू इम्प्रेस्ड फोर्स, और उससे ये डेरिवेशन आता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
एक्शन का मतलब क्या है कि फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे जो फोर्स लगाएगी वो एक्शन है, और सेकंड फर्स्ट पे जो अप्लाई करेगी उसके रिस्पॉन्स में वो रिएक्शन है। और एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होती है मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट होंगी। फिर एग्जाम्पल क्या दिया, जैसे एक बॉक्स है, टेबल के ऊपर प्लेस्ड है, बॉक्स का मास m ले लिया, तो वेट mg तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और जो रिएक्शन नॉर्मल है वो क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज r। और r और mg क्या होंगे, इक्वल। तो r एंड mg एक्ट अलोंग कॉमन नॉर्मल, एक नॉर्मल की डायरेक्शन में, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अब नेक्स्ट पे आइए, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। इन FPS सिस्टम द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज पाउंडल। भी फुट पाउंड सिस्टम में अगर आप काम करते हो तो फोर्स की एब्सोल्यूट जो यूनिट है ना वो पाउंडल है। फिर डेफिनेशन, जैसे 1 पाउंडल की डेफिनेशन पूछे तो भी 1 पाउंडल कितना फोर्स होगा, जैसे आपने भी डिफाइन किया था ना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स को 1 पाउंडल ले लिया, तो 1 पाउंडल इज अमाउंट ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर इन ए मास ऑफ 1 पाउंड। भाई ये मास है, ये तो 1 पाउंड ले लिया आपने, और ये एक्सेलरेशन है, ये 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 पाउंडल वो अमाउंट ऑफ फोर्स है जो 1 पाउंड फोर्स, 1 पाउंड मास में 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं। दोबारा सुनिए, 1 पाउंडल इज अमाउंट ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर इन ए मास ऑफ 1 पाउंड। समझ आ गई बात? जैसे एंट्रेंस वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और पेपर में जो कंपलसरी पार्ट है उसमें पूछे जा सकते हैं, तो यूं नहीं छोड़ना नहीं है इनको, जो चैप्टर करो उसे कंप्लीट ही करके जाना है, अदरवाइज दिक्कत आएगी। FPS सिस्टम में एब्सोल्यूट यूनिट फोर्स की क्या है, पाउंडल। 1 पाउंडल कितना फोर्स होता है, अमाउंट ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर इन ए मास ऑफ 1 पाउंड। CGS सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, डाइन है। इट इज अमाउंट ऑफ फोर्स, 1 डाइन कितना फोर्स होता है, विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अमाउंट ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए मास ऑफ 1 ग्राम। 1 ग्राम मास में जो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देना, उस फोर्स को हम बोलेंगे 1 डाइन। क्या होता है, 1 डाइन इज द अमाउंट ऑफ फोर्स which produces an acceleration of 1 centimeter per second square, 1 centimeter per second square की acceleration produce करे in a mass of 1 ग्राम, 1 ग्राम मास में। in MKS system या SI system the absolute unit of force is Newton। MKS system में absolute unit जो force की है वो न्यूटन है। इसे हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे, रोता क्या, इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन कौन सा फोर्स है, दैट अमाउंट ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए मास ऑफ 1 किलोग्राम। क्लियर है? 1 न्यूटन कितना फोर्स होता है, दैट अमाउंट ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे इन ए मास ऑफ 1 किलोग्राम। ये डेफिनेशन याद रखना भी, 1 पाउंडल कितना फोर्स होता है, जो 1 पाउंड फोर्स में 1 फुट पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे। 1 डाइन कितना फोर्स होता है, सीजीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स डाइन है, तो 1 डाइन दैट अमाउंट ऑफ फोर्स है विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए मास ऑफ 1 ग्राम। और 1 न्यूटन कितना फोर्स होता है, दैट अमाउंट ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए मास ऑफ 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मास में जो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते। नेक्स्ट जो टर्म सुन पे चलिए, देखो वेट ऑफ ए बॉडी के बारे में उसने डेफिनेशन दी है। वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विद विच बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी तरफ जितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है ना, उसे उस बॉडी का वेट बोलते हैं। तो इफ m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड g बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है ना, दैट इज g है। एक्सेलरेशन जो है ना, फोर्स पर यूनिट मास एक तरीके से, तो वेट ऑफ द बॉडी होगा W इक्वल टू m इंटू जी। आप जानते भी हो W इक्वल टू m इंटू जी होता है वेट। वो डेफिनेशन दे दी भी, वेट क्या है, दैट अमाउंट ऑफ फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स द पार्टिकल टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ किसी पार्टिकल को अपने सेंटर की तरफ जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगी ना, वो फोर्स है। और फोर्स निकलता मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास तो m हो ही गया बॉडी का, एक्सेलरेशन को g से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। फिर ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है। इन FPS सिस्टम द ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ फोर्स इज पाउंड वेट।
और इसे LB वेट लिख देंगे, पाउंड वेट। इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स ए मास ऑफ 1 पाउंड, कि अर्थ 1 पाउंड मास को अपनी तरफ जितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है ना, दैट इज 1 पाउंड वेट, LB वेट। ये नोटेशन ऐसे। CGS सिस्टम में ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ फोर्स इज ग्राम वेट, और इसे GM वेट ऐसे लिख देंगे। और इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स ए मास ऑफ 1 ग्राम, कि अर्थ 1 ग्राम मास को अपनी तरफ जितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है ना, उस अमाउंट ऑफ फोर्स को हम क्या बोल देंगे, 1 ग्राम वेट बोल देंगे। नेक्स्ट जो है, इन MKS सिस्टम या SI सिस्टम द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम वेट। क्या ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम वेट, ये इसे हम kg वेट बोल लेंगे। इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स ए मास ऑफ 1 किलोग्राम, कि 1 किलोग्राम मास को अर्थ अपनी तरफ जितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है वो है 1 kg वेट। फिर 1 पाउंड वेट, ये कन्वर्जेंस है। 1 LB वेट शॉर्ट फॉर्म में नोटेशन है। 1 ग्राम वेट को 1 GM वेट कह देंगे, 1 किलोग्राम वेट को 1 kg वेट कह देंगे। दैट इज G पाउंडल्स, ये G डायन्स, क्योंकि फोर्स की यूनिट CGS सिस्टम में डायन है, FPS में पाउंडल है, और MKS सिस्टम या SI सिस्टम में क्या न्यूटन, तो G न्यूटन्स। यहाँ G की वैल्यू 32 लेगा। G की वैल्यू फिट में काम करो तो 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होती है, मीटर में लो तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, वो नीचे लिया हुआ है, और सेंटीमीटर में लेते हैं 981 लेगा। तो इसमें तो ये याद रख लेना, आपको फॉर्मूले पूछ सकता है बस, और तो कुछ नहीं है। कुछ क्वेश्चंस में भी जरूरत पड़ जाएगी। 1 LB वेट होता है G पाउंडल्स, 1 ग्राम वेट G डायन्स, दैट इज 32 पाउंडल्स, 981 डायन्स, 9.8 न्यूटन्स। ठीक है ना, फॉर्मूले याद रख लेना। G की वैल्यू आप याद रख सकते हो, G की वैल्यू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, फिट में काम कर रहे हो तो, और या G की वैल्यू लेके चलेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होंगे, या तो 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये G की 2 फॉर्मूले में लेके चलेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस काम को पढ़ लेना। अब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाता हूँ, बड़े सिंपल क्वेश्चंस है। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज का आधा काम अभी हो जाएगा हमारा इस लेक्चर में, हाफ हम नेक्स्ट में कर लेंगे। लेकिन ये कंप्लीट पढ़ना, आपको 5वां चैप्टर जरूर पूरा करना है। 6 चैप्टर पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर्टिकल्स कर लेना, इतना ही बहुत है। आप अपने नोट्स निकालो, 5th चैप्टर जहां पर है। देखो नजर आ गया होगा अब आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो पढ़ो। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए कांस्टेंट फोर्स एक्स। देखो इसमें ना ये कुछ हमें यूनिफॉर्म मोशन के फॉर्मूले यूज करेंगे, वो आपको बताता हूँ, पढ़े हुए हैं आपने सभी ने। V = U + FT, एक तो ये होता है, क्या फॉर्मूला समझ आ गया? V = U + FT, जहां पर V होती है फाइनल वेलोसिटी, U होती है इनिशियल वेलोसिटी, F होती है एक्सेलरेशन, और T होता है टाइम टेकन। U तो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, V क्या है? फाइनल वेलोसिटी, और F क्या है? एक्सेलरेशन, और T क्या है? टाइम टेकन है ना, पे नहीं परेशान रखेगा। दूसरा V² - U² = 2Fs। इस फॉर्मूले में V तो क्या? फाइनल वेलोसिटी, U क्या? इनिशियल वेलोसिटी, F क्या? एक्सेलरेशन, और S इज द डिस्टेंस कवर्ड। S इज द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल की है उस टाइम पीरियड के दौरान, वो है। तीसरा फॉर्मूला ये है S = UT प्लस में हाफ FT²। क्या थर्ड फॉर्मूला? S = UT प्लस हाफ FT²। ये यूनिफॉर्म मोशन के 3 फॉर्मूले यूज करेंगे, नहीं याद रखना। याद हो गए? V = U + FT, फिर V² - U² = 2Fs, S = UT प्लस हाफ FT²। इन फॉर्मूले में U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, V क्या है? फाइनल वेलोसिटी, T क्या है? टाइम टेकन, S क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल T, और F इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। F एक्सेलरेशन है, S डिस्प्लेसमेंट है, V फाइनल वेलोसिटी है, U इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, यही बातें हैं, S डिस्प्लेसमेंट बताई दी आपको। ठीक है, याद रखना इन्हें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 20 ग्राम। तो बॉडी का मास दे दिया, दैट इज 20 ग्राम।
तो m की वैल्यू ले लीजिए आप, दैट इज 20 ग्राम, मास 20 ग्राम है, एंड प्रोड्यूसेस ए वेलोसिटी ऑफ 27 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड्स। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही है, और फिर कितनी वेलोसिटी प्रोड्यूस कर दी उस फोर्स ने, 27 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और कितने समय में, 6 सेकेंड में। तो टाइम कितना लगे, 6 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी ये है, और आपको क्या निकालना है, फोर्स, फाइंड द फोर्स, फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन लॉ से फोर्स होगा m इंटू एफ, मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ। तो मास तो आपको दे रखा है 20 ग्राम, आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला यूज कर दिया आपने, v इक्वल टू यू प्लस एफ टी। ये भी बताया था यूनिफॉर्म मोशन का, जो जो चीजें गिवन उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करेंगे, एक दो क्वेश्चन करोगे आपको पता लग जाएगा। तो यहां पर आपको u गिवन है, v गिवन है, और आपको t गिवन है, तो f आ जाएगा। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, m 27 हो गया, u 0 हो गया, f आपको निकालना ही था, और टाइम टेकन 6 सेकंड हो गया, तो f की वैल्यू आ गया 9/2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास हो गया 20 ग्राम। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और जब आप सीजीएस सिस्टम में काम करें तो फोर्स की यूनिट क्या है, डाइंस, तो डाइंस लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ आया है? बोलिए सबसे क्या क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम कितना है, 6 सेकंड है, और वेलोसिटी कितनी बनेगी उसके बाद, 6 सेकंड के बाद 27 सेंटीमीटर पर सेकंड। और लिखा ना, तो बॉडी वाज इनिशियली एट रेस्ट, देन फाइंड द फोर्स। फोर्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस एफ टी। v की जगह 27, u की जगह 0, 6 इंटू एफ आ गया, तो f की वैल्यू आ जाएगी, m हो गया 20 ग्राम। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास की जगह 20, एक्सेलरेशन 9/2, तो 90 डाइन्स आ जाएगा ये। ठीक है, सीजीएस में है तो फोर्स की यूनिट क्या लेके चल पड़ोगे, डाइन। सेकंड एग्जांपल, ए बॉडी ऑफ मास 50 kg, बॉडी है उसका मास कितना है, 50 kg, 50 किलोग्राम है, एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज 5 न्यूटन। बॉडी है उसका मास कितना आपका 50 किलोग्राम है, एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, फोर्स है उसका वो 5 न्यूटन है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, भी उसको कितना समय लगेगा कि कितनी वेलोसिटी होने में, 30 मीटर पर सेकेंड, कि v की वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड हो जाए। इनिशियली वो रेस्ट पे है तो u की वैल्यू तो 0 ही है, तो कितना समय लगेगा जब उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड आ जाए। तो क्या क्या समझ आ गया, बॉडी ऑफ मास 50 किलोग्राम इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। बॉडी का मास है वो 50 किलोग्राम है, एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना समय लगेगा कि वेलोसिटी को 30 मीटर पर सेकेंड होने में। तो जो गिवन चीजें वो लिखते रहो आप। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स दे दिया उसने, कितना दे रखा भाई, फोर्स 50 न्यूटन है ना, ये ऊपर 5 था, नीचे ही उसने कुछ गलत पलत ले लिया, थोड़ा सा इसको देख लेना है ना। P की वैल्यू 5 है, फोर्स की जगह 5 न्यूटन ले लो, मास की जगह 50 हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, तो F की वैल्यू आ जाएगी। चेंज कर लेना, तो गलत लिख दिया था उसने, ऊपर फोर्स 5 न्यूटन है तो या 5 ले लेना, नीचे 5 पुट कर रखा है। फिर इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, और ये फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस एफ टी। v इक्वल टू यू प्लस एफ टी वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो इसमें v की जगह तो कितना आपका 30 है ना, u 0 है ही, और f आपका आएगा t, तो टाइम आ जाएगा, टाइम आ गया 300 सेकेंड, और मिनट में निकालो तो 300/60, 5 मिनट आ जाएगी। कर लो, बस ये देखना भी क्या वैल्यूज गिवन है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। पहले क्या क्या गिवन है, p और m गिवन है। क्या गिवन, आपको p गिवन है और m गिवन है, आपको एक्सेलरेशन चाहिए। तो फोर्स इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसमें पुट कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगी। एक्सेलरेशन आने के बाद इनिशियल वेलोसिटी होएगी, टाइम टेकन निकालना है, तो v इक्वल टू यू प्लस एफ टी वाला फॉर्मूला लगाओ। उसमें u की जगह तो 0 है, v की जगह 30 है, f अभी आपने ऊपर 1/10 निकाल ही चुके हो, तो आपको t आ जाएगा। t की वैल्यू आ जाएगी 300 सेकंड, और सेकंड के जब मिनट बनाएंगे तो 300/60 कितना आ जाएगा, 5 मिनट्स आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट जो उसे पढ़ो, देखो तीसरे एग्जाम्पल में क्या कहा है। ए मास ऑफ 10 kg, मास ऑफ 10 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। मास है 10 किलोग्राम का, प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ 96 न्यूटन्स। मास है वो तो है 10 किलोग्राम का, इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ 96 न्यूटन। फोर्स कितना, 96 न्यूटन है। मास है 10 किलोग्राम का, प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर प्लेस्ड है, एंड इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ 96 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है, 96 न्यूटन का। फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट इन 10 सेकंड्स फ्रॉम रेस्ट।
मतलब u कितना है 0, टाइम कितना है 10, तो 10 सेकंड में जो डिस्टेंस है वो निकालनी है। तो पहले तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, फिर फॉर्मूला लगा देना एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। पहले तो आपको फोर्स गिवन है, मास गिवन है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी न्यूटन लॉ का यूज करके, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और फिर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइए। देखो तो देखो क्या किया इसने। लेट एफ बी द एक्सेलरेशन, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ये फॉर्मूला लगाया तो एफ की वैल्यू आ गई इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर एस इक्वल टू ये फॉर्मूला यूज करेगा यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। यू की जगह क्या वैल्यू बनेगी 0, हाफ, एफ की जगह 9.6 और टी की जगह आपने 10 था, तो 10 का स्क्वायर 100, तो इतने मीटर आ जाएगा। बस यही निकालना था। कर पाओगे ना? सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, एक बार पढ़ के तो देखने पड़ेंगे, बस इतना ही है। ए बॉडी ऑफ मास m kg इज पुल्ड अलोंग ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। ये कह रहा है बॉडी है उसका मास कितना m किलोग्राम, इज पुल्ड अलोंग ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल बाय ए कांस्टेंट फोर्स विच जनरेट्स ए वेलोसिटी ऑफ v मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी तो होगी v मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी u 0 ही है, टाइम टेकन t ले लिया, फ्रॉम रेस्ट लिखा ना उसने। क्या कहा? बॉडी ऑफ मास m kg इज पुल्ड अलोंग ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल बाय ए कांस्टेंट फोर्स। बॉडी उसके ऊपर फोर्स लगाया टेबल के लोग, और इनिशियली वो रेस्ट पे है, t सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी v मीटर पर सेकंड होगी। तो आपने कितना फोर्स लगाया वो निकालना है, वो भी पाउंड वेट में। चलो बाद में तो कैलकुलेशन कन्वर्जन कर देंगे, लेकिन आपको फोर्स निकालना है। क्या गिवन है? एक बॉडी है उसका मास कितना है m किलोग्राम, टेबल के ऊपर रखी हुई है, उसके ऊपर एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया। तो इनिशियली तो बॉडी रेस्ट पे है, और t सेकंड के बाद आपने उस बॉडी की वेलोसिटी को v मीटर पर सेकंड कर दिया। तो आपने जो फोर्स अप्लाई किया ना, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? v इक्वल टू यू प्लस एफ टी, यू की जगह 0 एफ टी आ जाएगा, तो यहां से f आ जाएगी आपकी। क्या आ जाएगी? f। f का मतलब क्या आ गई है? एक्सेलरेशन आ गई है। एक्सेलरेशन होगी v बाई टी। फोर्स कितना होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू वी बाई टी। इतने पाउंडल्स ये लिख दो, या उसने कहा ना पाउंड वेट में बताओ, तो एम वी बटे टी जी और जी से और डिवाइड कर दिया, इतने एलबीएस वेट लिख दिया। क्योंकि एलबीएस वेट को जब पाउंडल में बनाओगे तो जी से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां जब जी से मल्टीप्लाई करोगे तो जी से जी कट के ये आ जाएगा। देखो फोर्स इतना है, इतने पाउंड फोर्स आ गया, पाउंडल फोर्स आ गया। एफपीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? पाउंडल है, क्योंकि ठीक है वो इतना लिख देंगे हम। लेकिन उसने क्या किया फिर? किस में बताओ आप? पाउंड वेट में बताओ। पाउंड वेट में बताओ तो बटे में जी लिख दिया, बस एलबीएस वेट लिख दिया, क्योंकि एलबीएस वेट को पाउंडल में कन्वर्ट करते हो तो जी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना? कम ही चांस है वो, तो वो दे दे ऐसा तो लिख देंगे, नहीं तो इतना भी लिख देंगे तब भी चल जाएगा। 5वें क्वेश्चन में क्या है? ए फोर्स ऑफ 150 न्यूटन, फोर्स ऑफ 150 न्यूटन मूव्स ए बॉडी थ्रू 27 मीटर। भाई 150 न्यूटन का फोर्स है और वो बॉडी को 27 मीटर तक मूव करवा देता है फ्रॉम रेस्ट। फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 लेके चलना, और कितने सेकंड में? इतने सेकंड में। तो आपको क्या क्या गिवन है? फोर्स गिवन है। इनिशियली देखें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो दे दी भाई, डिस्टेंस कितनी है? 27 मीटर, ये लिख दिया उसने नीचे। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम टेकन कितना? 9/2 है। देन फोर्स चीजेज टू एक्ट, ठीक है। उसके बाद फोर्स को जब्त कर लिया, फोर्स को रिमूव कर लिया आपने। फाइंड द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द बॉडी टू रेस्ट इन ए डिस्टेंस 3 मीटर। फिर ये कह रहा है भी कितना रेजिस्टेंस का फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा कि वो बॉडी 3 मीटर के बाद जाके रेस्ट पे आ जाए। इस क्वेश्चन को 2 अलग अलग पार्ट से करना पड़ेगा, आप थोड़ी स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। पहले हम फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करते हैं। 150 न्यूटन का फोर्स लगाया तो बॉडी 27 मीटर डिस्प्लेस होगी 9/2 सेकेंड में फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। 150 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने से बॉडी 27 मीटर डिस्प्लेस होगी फ्रॉम रेस्ट और 9/2 सेकेंड में। तो आपने पहले ये फॉर्मूला यूज कर दिया, इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, यू 0 है, हाफ एफ टी स्क्वायर, तो यहां से आपके एफ की वैल्यू आ जाएगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस आ जाएगी भाई, इतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी बॉडी में। उसके बाद आपने निकाली वेलोसिटी भाई, 9/2 सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, उसके बाद फोर्स को रिमूव करोगे ना, तो 9/2 सेकंड के बाद वेलोसिटी देखो तो v इक्वल टू यू प्लस एफ टी का फॉर्मूला लगाओ, u 0 है, f आपका ऊपर आएगा 8/3, टाइम हो गया 9/2, तो इतने मीटर पर सेकंड। मतलब 9/2 सेकंड के बाद 27 मीटर की तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर दी,
और इतनी उसकी एक्सेलरेशन है और ये उसकी क्या है वेलोसिटी है आफ्टर 4.5 सेकेंड, 4.5 सेकेंड या कह दो 9/2 सेकेंड के बाद उस बॉडी की सिचुएशन ये है, इतनी एक्सेलरेशन है, इतनी वेलोसिटी है। फिर कह रहा है देन फोर्स चीजेज टू एक्ट, फिर उस फोर्स को रिमूव कर लो, जो फोर्स आपने उस बॉडी को मूव करने के लिए अप्लाई किया था 150 न्यूटन, उसे रिमूव कर दो। तो कितना रेजिस्टेंस का फोर्स अप्लाई किया जाए या रेजिस्टेंस कितना हो कि बॉडी 3 मीटर के बाद जाके रेस्ट पे आ जाए, तो दोबारा से बॉडी रेस्ट पे आएगी। लेकिन अब जब फोर्स को आप रिमूव कर लोगे तो ये इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी बॉडी की, फाइनल वेलोसिटी बनानी है अब 0, और डिस्टेंस कितनी कवर करवानी है 3 मीटर। तो जो रेजिस्टेंस का फोर्स है वो मान लेना आप, मान लो आर वगैरह कह देंगे उसे। तो देखो अब ये समझ आ गई ना सिचुएशन यहाँ तक की, क्या निकाला याद रखना, 9/2 सेकेंड के बाद इतनी तो एक्सेलरेशन होगी, ये उसकी वेलोसिटी है, उसके बाद फोर्स को रिमूव करते हैं। फिर सिचुएशन देखो, लेट आर न्यूटन बी द रेजिस्टेंस एंड एम बी द मास ऑफ द बॉडी। क्या कहा, आर न्यूटन तो रेजिस्टेंस ले लिया, एम बी द मास ऑफ द बॉडी। तो पहले केस में इफेक्टिव फोर्स कितना होगा 150 माइनस आर, क्योंकि रेजिस्टेंस तो पहले भी एक्ट कर रहा था, दोनों ही केसेस में है। यूं थोड़ी ना कि बॉडी में आपने फोर्स को रिमूव कर दिया उसके बाद रेजिस्टेंस अप्लाई किया, रेजिस्टेंस तो पहले भी था, लेकिन 150 न्यूटन पहले डोमिनेटिंग था। तो पहले केस में इफेक्टिव फोर्स कितना था 150 माइनस आर, आर तो न्यूटन था, वो रेजिस्टेंस का फोर्स माना है, और 150 आपने जो अप्लाइड फोर्स था। तो इफेक्टिव फोर्स ये हो गया, और न्यूटन लॉ से फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास m हो गया, एक्सेलरेशन 8/3 थी। तो एक इक्वेशन ये बन के आ गई, इसी इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा है उसने, इसका यूज करेंगे, पहले केस से लिखा है। दूसरा केस, व्हेन द फोर्स सीजेस टू एक्ट, जब फोर्स को रिमूव कर लिया, लेट देखो जब फोर्स को रिमूव करोगे ना तो एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी इंक्रीज होती हो, जैसे पहले 10 है, फिर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड होगी, फिर 30 होगी, तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो पॉजिटिव आएगा, और जो पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज होता है उसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेट होगी बॉडी, जैसे बाइक को शुरू करते हो तो पहले क्या करते हैं, भी रेस दे दिया आपने तो पहले स्पीड बढ़ेगी, उसकी एक्सेलरेशन बोलते हैं, उसे एक्सेलरेट होगी। लेकिन जैसे आपको स्टॉप करना हो तो स्टॉप करने के लिए हम ब्रेक अप्लाई करेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे तो मान लो बाइक 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो कुछ समय के बाद, कुछ इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद उसकी स्पीड 0 हो जानी है। तो वेलोसिटी में तो चेंज अब भी हुआ, लेकिन अब जो रेट ऑफ चेंज है वो नेगेटिव है, क्योंकि पहले वेलोसिटी ज़्यादा, फिर धीरे धीरे कम कम होती हुई जा रही, फिर 0 चलेगी। तो जो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज होता है ना, उस एक्सेलरेशन को या तो माइनस साइन के साथ लेके चलो, या उसे रिटार्डेशन बोल देते हैं। मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू जब नेगेटिव में चल रही हो ना, उस नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन कब होती है, समझ आ गया भी, टाइम के साथ साथ अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो उसका रेट ऑफ चेंज, क्योंकि टाइम तो बढ़ना ही है, लेकिन वेलोसिटी पहले 10 थी, फिर वेलोसिटी 20 होगी, फिर 30 होगी, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और उस पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। और फिर जब ब्रेक वगैरह आप अप्लाई कर देते हो या स्पीड कम कर देते हो, तो स्पीड कम करने का तरीका, ब्रेक अप्लाई कर दिया, रेजिस्टेंस का फोर्स हो गया, इंजन जाम हो गया, जो कुछ भी हुआ, ठीक है, तो उसके बाद धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती रहेगी, तो वो जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या होगा, नेगेटिव। पहले 50 थी, फिर 30 हुई, फिर 20 हुई, फिर 0 होगी, तो रेट ऑफ चेंज नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन से कंफ्यूज मत होना, रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोल लेंगे। तो यहाँ जब फोर्स को आपने सीज कर लिया, जब्त कर लिया, फोर्स को रिमूव कर दिया, तो आर बी द रिटार्डेशन। तो जो इनिशियल वेलोसिटी इस केस में वो 12 मीटर पर सेकेंड है, पहले केस में जो फाइनल वेलोसिटी आई थी वो यहाँ इनिशियल है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है 0, और डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर। तो फॉर्मूला ये लगेगा, देखो ये होता था v² माइनस u² बराबर 2fs, लेकिन f की बजाय आप माइनस एफ लोगे, और माइनस एफ का नाम यहाँ पर क्या रखा हुआ उसने, r, तो ये बन जाएगा v² इक्वल टू u² प्लस 2fs होना था वैसे तो, लेकिन अब यहाँ f की बजाय क्या ले लेंगे, माइनस एफ, या माइनस एफ का नाम क्या रखा उसने, r, तो यार ले लिया, माइनस r ले लिया है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी तो क्या बन गई, अब 0 इनिशियल वेलोसिटी वो 12 थी, उसका स्क्वायर r, तो रिटार्डेशन ये आ जाएगी। अब इस केस में जो फोर्स है वो कौन है, केवल रेजिस्टेंस का ही फोर्स है, और दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 24 है, तो r इक्वल टू 24 m। तो यहाँ से तो r की वैल्यू 24 m आई, और एक इक्वेशन ये आई हुई थी, इस 1 और 2 को सोल्व कर लो बस। यहाँ से आपने m की वैल्यू ले जाके इसमें पुट कर दी, तो सिंप्लीफाई करके r की वैल्यू आ जाएगी, r ही चाहिए था। कर लोगे ना, कैलकुलेशन ही करी, बस थोड़ी स्टेटमेंट को अच्छे से समझना, बस और कुछ नहीं है भी। मतलब जो रेजिस्टेंस का फोर्स है वो पहले केस में भी है,
लेकिन पहले कोर्स कोई केस में इफेक्टिव जो फोर्स अप्लाई कर रखा था वो डोमिनेटिंग है, तभी तो एक्सेलरेट हुई बॉडी, तो 150 माइनस आर इफेक्टिव फोर्स बन जाएगा। और जब सीज फोर्स को आप जब्त कर लोगे, फोर्स 150 न्यूटन को रिमूव कर लोगे, तो जो इफेक्टिव फोर्स है वो केवल रेजिस्टेंस का फोर्स है, और दैट इज आर इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। फिर कैलकुलेशन करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी बन के। क्लियर है ना? अब नेक्स्ट जो पार्ट है देखो, उसमें पढ़ो क्या कहा है। द ब्रेक्स ऑफ ए 1000 kg कार एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 3000 न्यूटन। क्या कहा? द ब्रेक्स ऑफ ए 1000 kg कार एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 3000 न्यूटन। ठीक है, 1000 किलोग्राम की कार है और उसके जो ब्रेक है ना वो कितना फोर्स एक्सर्ट करें? 3000 न्यूटन का। हाउ लॉन्ग विल इट टेक द कार टू कम टू स्टॉप फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ये कह रहा उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है, तो हाउ लॉन्ग, कितनी डिस्टेंस के बाद जाकर के उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। पहला पार्ट करते हैं। तो पहले फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये रिटार्डेशन निकाल दिया अपने 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस केस में v इक्वल टू यू प्लस एफ टी होता था, लेकिन u प्लस की बजाय क्या आ जाएगा? फॉर्मूला माइनस बन जाएगा। क्यों बनेगा माइनस? समझ आ गया? क्योंकि रिटार्डेशन है, तो उस केस में बस फॉर्मूले में चेंज होना चाहिए, उसका नाम आ रखा है तो माइनस एफ ले लेना। तो ये आपने पुट पट कर दिए, तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे ना? कैलकुलेशन ही करिए, उसने सिंपल है क्वेश्चन। पहले वही मास दे रखे, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वहां से तो एक्सेलरेशन आ गई, और एक्सेलरेशन के बजाय से रिटार्डेशन बोल दिया, क्योंकि ये केस किसका है? हाउ विल लॉन्ग कम टू स्टॉप फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। भी पहले 30 मीटर पर सेकेंड, और कितने समय के बाद बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी। ठीक है ना? तो वेलोसिटी अब डिक्रीज होगी, रेस्ट पे होने का मतलब, तो रिटार्डेशन बोल देगा, हो जाएगा। फिर अगले में क्या कहा? हाउ फार विल द कार ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब एस निकालना था, इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर होता था, आप वो प्लस की बजाय माइनस आ जाएगी, इतना ही है। एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ एफ टी स्क्वायर, इसमें वैल्यूज वगैरह पुट कर देंगे। कर पाओगे ना इसे? नेक्स्ट क्वेश्चन और पढ़ लो, फिर 14 क्वेश्चन है, 7 तक कर लेते हैं। ए कार विच एज ए टोटल मास इंक्लूडिंग पैसेंजर ऑफ 700 kg, ये तो मास दे दिया। इंक्रीज वेलोसिटी फ्रॉम 14 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर इन 35 सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 14 किलोमीटर पर आवर होगी, किलोमीटर पर आवर के आप मीटर पर सेकेंड बनाओगे ना, तो 14 किलोमीटर पर आवर है, जैसे मीटर पर सेकेंड के लिए, किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, और आवर के सेकेंड के लिए 3600 चाहिए, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो 35/9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। कर लोगे ना कैलकुलेशन? ही तो भाई किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, आवर के सेकंड बनाने के लिए डिवाइड बाई 3600। ठीक है, तो ये 35/9, और फाइनल वेलोसिटी आ गई v, और टाइम कितना लग गया? 35 सेकंड। तो v इक्वल टू क्या फॉर्मूला? u प्लस एफ टी। इसमें वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट करोगे तो आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। फिर आपको फोर्स निकालना था, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये मीटर सेकंड में काम चल रहा है, तो एसआई सिस्टम है या कह दो एमकेएस सिस्टम है, उसमें यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? न्यूटन। तो कितना फोर्स लगेगा? 200 न्यूटन का फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? 200 न्यूटन। कर पाओगे ना इस क्वेश्चन में? तो सिंपल ही है भाई, किलोमीटर वगैरह जो दे रखे थे उसके मीटर वगैरह बना लिया आपने, क्योंकि एमकेएस सिस्टम में यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होती है? मीटर होती है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, u दे दिया, v दे दिया, टाइम दे दिया, तो v इक्वल टू यू प्लस एफ टी का फॉर्मूला यूज करके एक्सेलरेशन निकाल लेना, और एक्सेलरेशन आने के बाद फोर्स निकलेगा न्यूटन लॉ से। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू एफ। मास 700 दे रखे, एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट कर ली, तो 200 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर है? तो ठीक है, इस हाफ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप करके देखना, कुछ एग्जाम्पल्स भी पढ़ सकते हो अपने आप।